हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर इतिहास के द्वितीय अध्याय को पढ़ने वाले हैं, यानी कि पाषाण काल को। तो पाषाण काल को पढ़ने से पहले हम जानेंगे भारत की भौगोलिक संरचना को, कि किस प्रकार की से भारत की भौगोलिक संरचना है। तो चलिए ले चलता हूँ मैं आपको भारत की भौगोलिक संरचना की ओर। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो कौन सी भारत की भौगोलिक संरचना है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत की मुख्य जो भूमि है वो 8 डिग्री से, यानी कि 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश पर के बीच में स्थित है दोस्तों। दूसरी, भारत का जो देशांतर विस्तार है वो कितना है, 68 डिग्री 7 से पूर्वी देशांत से 57 डिग्री 25 के पूर्वी देशांतर के मध्य में रखा गया है। उसके बाद जो कर्क रेखा है वो भारत के उत्तर और दक्षिण को दो भागों में काटती है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद भारत के आकांक्षीय और देशांतरी विस्तार का जो अंतर है वो लगभग कितना है, 30 डिग्री के अंतर्गत आता है। 30 डिग्री इसका अंतर है। और भारत का पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो कितना है, 2933 किलोमीटर। और दक्षिण से, यानी कि उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो कितना है, 3214 किलोमीटर का है दोस्तों। और जो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि जो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के दक्षिण भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार का जो है घटता गया है। उसके बाद भारत का जो दक्षिण बिंदु है कन्याकुमारी के निकट बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद महासागर पे संगम पर स्थित है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मुख्य भूमि तटीय जो लंबाई है उसका कितना क्षेत्र है, यानी कि 6100 किलोमीटर जो है हमारी भूमि तटीय भूमि है। और द्वीपों को मिलाकर कुल जो है टोटल लंबाई वो है 7516.1 किलोमीटर दोस्तों टोटल है। तो भारत की जो कुल सीमा जो कुल भूमि है उसकी लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32.8 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। इसका कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल है। चलिए, उसके बाद जो इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है दोस्तों। कितना, कौन सा 7वां सबसे बड़ा देश है। उससे पहले आप जानते हैं कि सबसे बड़ा दोस्त कौन सा है, रूस है जो सबसे बड़ा देश है। और सबसे छोटा जो देश है वो कौन सा, वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। जो भारत का स्थान है वो 7वें नंबर पे है। उसके बाद भारत के पास विश्व का कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्र है, यानी कि 2.4% जो है कुल विश्व का क्षेत्रफल जो है भारत के पास है, यानी कि जो 2.4% के अंतर्गत आता है। उसके बाद पठारी क्षेत्र जो है प्रायद्वीप भारत कहलाता है, यानी कि जो पठारी प्रदेश है वो क्या कहलाते हैं, प्रायद्वीप कहलाते हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के बीच सूर्य उदय में 2 घंटे का अंतर है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच कितना अंतर है, 2 घंटे का सूर्योदय का अंतर है। उसके बाद स्वेज नहर बनने के बाद भारत और यूरोप के बीच की लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी को जो है कम किया गया है। स्वेज नहर आप जानते हो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट स्वेज नहर है। अभी यहाँ पे एक करंट अभी घटना हुई है कि एवरग्रीन नाम का जहाज़ है जो यहाँ पे फंस गया था, जिसके कारण काफ़ी मतलब यातायात के अंदर दिक्कतें आई थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो भारत के अंदर यूरोप के बीच की जो दूरी को लगभग 7000 किलोमीटर को जो कम किया गया है वो किसने किया, स्वेज नहर के बनने के बाद हुआ है। और भारत की जो है सीमा जो 7 पड़ोसी देशों से लगती है, ये भी आपको पता होगा दोस्तों। कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है। तो इसके कुछ ट्रिक्स भी हैं, बना रखे हैं, देख लेना आप। उसके बाद है लक्षद्वीप जो अरब सागर और अंडमान निकोबार द्वीप से बंगाल की खाड़ी में स्थित है। श्रीलंका मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि जो है भारत से अलग करती है। जो श्रीलंका को है मन्नार की खाड़ी, और पाक जल संधि जो है जो श्रीलंका को अलग करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ है। और भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है जो उनकी सीमाओं को बांटती है, मैकमोहन रेखा कहलाती है दोस्तों। उसके बाद भारत का पूर्वी पश्चिमी जो विस्तार है वो 22 डिग्री और उत्तरी अक्षांश पर रखा गया है दोस्तों। इस प्रकार से जो है भारत की जो संरचना है। उसके बाद थोड़ा सा इसके नामकरण के बारे में जान लेते हैं कि भारत का जो नाम है भारत कैसे पड़ा है, उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो इससे पहले थोड़ी सी और जानकारी देख लीजिए। तो इसके अंदर जो देश के दक्षिणी भाग की आकृति है वो कैसी है, त्रिभुजाकार। आप जानते हैं देश कैसा, भारत का जो स्ट्रक्चर है किस प्रकार से है, वो जो इस प्रकार से वी आकार का है, त्रिभुजाकार का जो दक्षिण का क्षेत्र है। उसके बाद जो भारत के आकांक्षीय और देशांतर विस्तार का प्रभाव जो है समय, तापमान, मौसम आदि पर भी पड़ता है दोस्तों। आपको पता है जो समय है, तापमान है, मौसम है, इसका जो प्रभाव है किससे पड़ता है, ये जो आकांक्षीय देशांतर है इन दोनों के विस्तार से प्रभाव पड़ता है। और केरल और तमिलनाडु है दोस्तों, केरल और तमिलनाडु जैसे दो राज्य हैं जो विषुवत रेखाओं के निकट होने के
जो तापमान इनका जो थोड़ा अधिक रहता है, गर्म प्रदेश कहलाते हैं ये, इसका तापमान थोड़ा अधिक रहता है क्योंकि ये विषुवत रेखा के निकट है। और विषुवत रेखा से जो दूर जो अधिक ऊंचाई पर जो स्थित है, जैसे जम्मू कश्मीर है, वहाँ का तापमान बहुत कम रहता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत दूर क्षेत्र है, तो यहाँ का जो तापमान है कैसा रहता है, ठंडा रहता है। और देश का उत्तरी भाग जो है शीत उष्ण क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों। और उसके बाद आकांक्षीय दूरी बढ़ने से दिन और रात की अवधि में भी अंतर पाया जाता है। दिन और रात जो होते हैं इसके अंदर दूरी के कारण ही इसमें अंतर पाया जाता है। केरल और तमिलनाडु में सबसे छोटे, यानी कि सबसे छोटे सबसे छोटे सबसे बड़े दिन होते हैं जिसमें 45 मिनट का अंतर होता है, जबकि लेह में यह 5 घंटे का होता है सर दोस्तों। तो ये देखो इसके अंदर ये फ़र्क किसकी वजह से आ रहा है, ये आकांक्षीय दूरी की वजह से ही आ रहा है। उसके बाद 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यमन उत्तर माना जाता है दोस्तों। उसके बाद आता है भारत तथा अन्य पड़ोसी देशों ने मिलकर 8 दिसंबर 1985 को दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि शार्क का निर्माण किया है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है शार्क, इसके बारे में मतलब कि आपको विस्तार से इसमें वीडियो बनाऊंगा, फिर आप देख लेना। उसके बाद आता है भारत जो पूर्ण रूप से विषुवत रेखा से उत्तर में स्थित है, किसमें, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। उसके बाद आता है भारत और श्रीलंका के बीच की जो द्वीपीय श्रृंखला को क्या कहते हैं, एडम ब्रिज कहा जाता है दोस्तों। क्या कहता है, एडम ब्रिज कहते हैं, जो बीच में स्थित जो द्वीप है उसको क्या कहते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में एडम द्वीप कहलाता है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन है। चलिए, उसके बाद आता है कि भारत का नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि भारत की जो नाम की उत्पत्ति है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। कि सबसे पहला था, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध जो है प्राचीन भारतीय चक्रवर्ती सम्राट मनु के वंशज भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत से मानी गई है दोस्तों। कौन के, मनु के वंशज भगवान ऋषभ देव, उनके पुत्र भरत से माने गए। ऋषभ देव के 2 पुत्र थे, एक बाहुबली हैं जो उनके साउथ के अंदर इनका मंदिर है, और एक भरत है। तो जो बाहुबली थे वो तो पहले ही अपना संन्यास ले चुके थे, लेकिन जो भरत है, भरत को जो है फिर सम्राट बनाया गया चक्रवर्ती, और इन्हीं की जो वंशज है, इन्हीं के नाम पे जो है भारत का नाम, भरत के नाम पे भारत नाम पड़ा था। लेकिन जब संन्यास ले लिया भरत ने, तो ये अपने जो बड़े पुत्र को अपना सा राजपाट छोड़ के ये भी संन्यास दान कर चुके थे, विराज्ञा हासिल कर चुके थे। चलिए, उसके बाद जो आ जाता है कि राम के छोटे जो भाई हैं भरत, जो यानी कि दशरथ राजा के दूसरे पुत्र हैं, जो वो आप सभी जानते हैं कि राम के छोटे भाई हैं भरत, उनके नाम पर जो देश का नाम भारत पड़ा है, ये भी कई इतिहासकार मानते हैं। उसके बाद आता है पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत, यानी कि इनके नाम पर भी भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा गया है दोस्तों। ये भी जो है एक इतिहासकारों की मानना है। उसके बाद भारतवर्ष का जो शब्द का उल्लेख सबसे पहले किसके अंदर मिला है, सबसे पहले भारतवर्ष नाम मिलता है किसके अंदर मिलता है, कि खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अंदर मिलता है दोस्तों। उसके बाद अशोक के अभिलेखों में जो भारत का नाम क्या मिलता है, जम्बू द्वीप मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है, जम्बू द्वीप मिलता है। जम्बू एक पेड़ का नाम है, इसकी पेड़ की अधिकता के कारण से जो है इसको क्या कहा गया है, जम्बू द्वीप कहा गया है। उसके बाद ईरानियों द्वारा जो है सिंध क्षेत्र पर फारसी भाषा में जो यूज़ किया, ईरानियों द्वारा जो सिंध का क्षेत्र था, यानी कि ईरान जो क्या का नाम दिया गया, इसको हिंदू नाम दिया गया। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो ईरानी जो लोग हैं उसको है जो उनके शब्द जो है अच्छे से नहीं बोल पाते थे, तो सॉरी सै जो शब्द है अच्छे से नहीं बोल पाते थे, जो सै का जो प्रोनाउंसिएशन करते थे या फिर उच्चारण करते थे वो है नाम से करते थे। तो वो क्या था, नदी है जो नदी थी, सिंधु नदी थी, उसको इस क्षेत्र को कहते थे, सिंधु को हिंदू बोलते थे। तो ईरानियों द्वारा जो नाम है सिंधु को हिंदू नाम दे दिया गया, तो इस कारण से इसका नाम हिंदू नाम पड़ा, तो ये कहते थे हिंद क्षेत्र कहलाता था। उसके बाद जो तुर्की मुसलमान थे, इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, हिंदुस्तान दे दिया। जो तुर्की मुसलमान आए थे यहाँ पे, उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, हिंदुस्तान इसका नाम दे दिया। उसके बाद यूनानी और रोमन वासी है, इन्होंने इसको क्या कहा, इंडिया नाम दिया। क्यों दिया, क्योंकि ये इंडस वैली के नाम से मशहूर थी। इंडस वैली यानी कि जो सिंधु सभ्यता है, इसको ये इंडस बोलते थे, जिसके कारण क्या हुआ कि ये जो नाम था, जो इंडिया नाम इसको दे दिया गया। बाकी मनु स्मृति के अंदर ये जो भारत का नाम मिलता है वो आर्यावर्त मिलता है दोस्तों। और विष्णु पुराण के अंदर जो है इसका भारत का जो है पूरा जो उल्लेख हमें मिलता है भारत के नाम से ही मिलता है, जो कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो उत्तर के अंदर हिमालय पर्वत से और दक्षिण के अंदर महासमुंदर का जो आगे का हिस्सा जो है दक्षिण से, तो वो क्या कहलाता है, भारत कहलाता है। और वहाँ के जो लोग हैं जो भारतीय कहलाते हैं। तो इस तरीके से जो भारत के नाम की उत्पत्ति हो रही है दोस्तों। तो ये क्या हुआ कि ये जो हमारा भारत की भौगोलिक संरचना है। तो अब भौगोलिक संरचना के बाद हम जानेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कि किस तरीके से पृथ्वी का कालखंडों के अंदर में, यानी कि मानव की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी को कालखंडों में बांटा गया, वो हम अगली वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे दोस्तों।
तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो आइकन वाले बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो आने वाली आपको तुरंत मिल जाए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।